बच्चों आज हम करेंगे शुरू आपके साथ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का पूरा रिवीजन। आई होप आपको रिवीजन सीरीज से हेल्प मिल रही होगी और आपने इकोनॉमिक्स के अब तक के सारे हमारे लेक्चर्स अच्छे से कर लिए होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर देखते हैं कि क्या क्या बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा चैप्टर। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के अंदर पहला टॉपिक होता है वर्कर का। वर्कर कौन होता है? वर्कर का मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और वो ये काम करता है अपने लिए एक लिविंग अर्न करने के लिए। अब वर्कर की परिभाषा थोड़ी सी और बेहतर करें तो एक ऐसा व्यक्ति जो जीडीपी में यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करे, उसे हम कह सकते हैं वर्कर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी टेम्परेरी फेज की वजह से काम नहीं कर पा रहा तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो वर्कर नहीं है, वो स्टिल एक वर्कर ही होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे फार्मर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स, एटसेट्रा। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होता है हमारा वो होता है लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स किसे कहते हैं? लेबर फोर्स के अंदर ऐसे लोग आते हैं जो अभी काम कर रहे हैं या जो अभी काम ढूंढ रहे हैं। इन दोनों ही तरह के लोगों को अगर हम इकट्ठा कर लें दैट इज नोन एज लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स का मतलब पर्सन्स हु आर वर्किंग एज वेल एज द पर्सन्स हु आर अवेलेबल फॉर वर्क, या जो काम अभी ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर हमें दो तरह के लोगों को नहीं लेना। पहले जो काम करना ही नहीं चाहते, और दूसरा जो काम करने के अभी काबिल नहीं है। हो सकता है अनफिट पीपल या हो सकता है ओल्ड पीपल। तो इन तरह के लोगों को हम अपने लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते। अब यहीं से बनता है हमारा तीसरा टॉपिक छोटा सा, जिसका नाम है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोगों को हम लेबर की तरह काउंट कर सकते हैं। तो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं टोटल पॉपुलेशन, न्यूमरेटर में रखते हैं लेबर फोर्स, और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए कर देते हैं इनटू 100। तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भारत के अंदर अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लगभग लगभग 41% के आसपास है, और अर्बन एरियाज में यही हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 37% के आसपास है। बाकी इसके अंदर भी पुरुषों का और महिलाओं का अलग अलग है, या हम अर्बन और रूरल एरिया का भी अलग अलग निकाल सकते हैं। देन आता है हमारा अगला सब टॉपिक वर्क फोर्स। वर्कफोर्स का मतलब होता है सिर्फ वो लोग जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम उन लोगों की बात नहीं करते जो काम करना चाहते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बात करते हैं उन लोगों की जो एक्चुअल में कहीं पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है 6। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनमें से पहला आदमी इज नॉट विलिंग टू वर्क, यानी कि पहला आदमी कह रहा है कि मैं काम करना ही नहीं चाहता। तो हम पहले आदमी को एक्सक्लूड कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे लेबर फोर्स के अंदर सिर्फ 5 लोग हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे देश में टोटल 6 लोग हैं जिनमें से एक आदमी काम करना ही नहीं चाहता, तो हम उसको बाहर कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमारे लेबर फोर्स में सिर्फ कितने लोग हैं? 5 लोग। अब इन पांचों लोगों में से जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग एक्चुअल में काम कर रहे हों। मान लेते हैं पहले 3 लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं और लास्ट के जो 2 लोग हैं उनके पास नौकरियां नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि हमारा वर्क फोर्स है सिर्फ 3 लोगों का। यानी कि लेबर फोर्स अलग कॉन्सेप्ट होता है और वर्क फोर्स अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो लेबर फोर्स हमारे टोटल 5 लोग हो गए जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक्चुअल सिर्फ 3 ही लोग जो काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं वर्क फोर्स। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, और इसी की सहायता से हम निकालते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। यानी कि फिर से वही चीज कि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में से कितने वर्कर्स हैं। तो अगर मुझे इसको फॉर्मूला बनाना हो तो डिनोमिनेटर में लिखूंगा टोटल पॉपुलेशन, न्यूमरेटर में लिखूंगा टोटल वर्कर्स, और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए करूंगा इनटू 100। तो ये बन जाएगा हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को बताने में हेल्पफुल होता है। तो अगर हम अपने वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें और इसको टोटलिटी में देखें तो हमारे देश का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो राउंड अबाउट 38 या 39% के आसपास है। तो ये है हमारा मेन टॉपिक वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब आते हैं जी इसके बाद
अगला एक टॉपिक है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। अब ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट का बस बेसिक मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी गतिविधि, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी लिविंग अर्न करता है। अब एम्प्लॉयमेंट के मेनली दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या? नंबर वन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और नंबर टू, वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने लिए लिविंग अर्न करता है, तो हम उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। जैसे कि कोई शॉपकीपर है या कोई बिजनेसमैन है। लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी लेबर यानी कि अपनी मेहनत बेचता है और बदले में उसको वेजेस मिलती हैं। तो इसीलिए उसको हम कह देते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। जैसे एम्प्लॉयज हो गए। तो हमारे भारत देश में अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 52% जो एम्प्लॉयमेंट है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और 48% जो एम्प्लॉयमेंट है वो है वेज एम्प्लॉयमेंट। अब वेज एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप में दो प्रकार का हो सकता है। क्या क्या सर? एक होता है रेगुलर वर्कर्स और एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स। तो जो हमारा 48% का वेज एम्प्लॉयमेंट है, अगर मैं उसको भी बाइफरकेट करूं तो उसमें 18% हमारे रेगुलर वर्कर्स हैं और 30% हमारे कैजुअल वर्कर्स हैं। अब रेगुलर और कैजुअल वर्कर्स में क्या फ़र्क होता है? रेगुलर वर्कर्स का मतलब होता है कि ये एक प्रकार से हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जिनके महीने की तनख्वाह फिक्स होती है। लेकिन कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं, उनकी तनख्वाह फिक्स नहीं होती, वो कैजुअली काम करते हैं। तो जितना काम है उतने पैसे मिल जाते हैं, कभी काम कम है, कभी काम ज़्यादा है। इसके अलावा रेगुलर वर्कर्स जो होते हैं, उनको परमानेंट बेसिस पर हायर किया जाता है आमतौर पर, और जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, उनको टेम्परेरी बेसिस पर हायर किया जाता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि रेगुलर वर्कर्स को कुछ सामाजिक सुरक्षा वाले बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस एटसेट्रा। लेकिन कैजुअल वर्कर्स को ये सब सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उनके लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं देती सरकार। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो रेगुलर वर्कर्स के अंदर आप प्रोफेशनल्स को देख सकते हो या किसी भी मैनेजर्स को जो कंपनी में काम करते हैं, और कैजुअल वर्कर्स के तौर पर जो आप डेली लेबरर्स को देखते हो, वो इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम एम्प्लॉयमेंट को ब्रेक करें तो भारत में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है 52% और वेज एम्प्लॉयमेंट है 48%। और वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी अगर हम दो बाइफरकेशन करें तो हमारे पास रेगुलर वर्कर्स हैं 18% और कैजुअल वर्कर्स हैं 30%। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसके बाद जिसका नाम है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ का मतलब आप जीडीपी से लिंक कर सकते हो और एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो रोजगार। अब भारत के अंदर जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। वो क्या? 1950 से लेकर 2010 तक भारत का जीडीपी जो है वो रेगुलरली इंक्रीज करता रहा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं यानी रोजगार की मैं बात करूं तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आती रहीं, कभी बढ़ा कभी कम हुआ, और वो 2% से ज़्यादा कभी ग्रो नहीं कर पाया। यानी भारत में एम्प्लॉयमेंट हमेशा से ही एक समस्या रही है, रोजगार हमेशा से ही एक समस्या रहा है। अब 1990s के दौर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना जहां पर हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनफैक्ट कम होना शुरू हो गया। यानी कि जीडीपी जो है वो तो हमारा इंक्रीज कर रहा था कॉन्स्टेंटली, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जहां पर जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का गैप धीरे धीरे बढ़ने लगा। यानी जीडीपी तो अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। यानी कि जब भी एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच में गैप बढ़ रहा हो, दैट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। तो ये 1990s के दौर की एक छोटी सी सिचुएशन थी। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स को आप कैजुअल वर्कर्स वाले कॉन्सेप्ट से पिक कर सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि तीन तरह के हमारे कामकाजी लोग हो सकते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक रेगुलर वर्कर्स और एक कैजुअल वर्कर्स। तो कैजुअलाइजेशन का मतलब है कि जो भी हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो भी हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, उनका रुझान थोड़ा थोड़ा कैजुअल वर्कर्स बनने की तरफ हो रहा है। तो इसे कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो यानी कि हमने 1970 से लेकर रिसेंट ईयर्स में एक शिफ्ट देखा फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर वर्कर्स टू कैजुअल वर्कर्स। तो इसका एक छोटा सा डेटा है कि 70s के दौरान जो हमारे कैजुअल वर्कर्स की संख्या थी वो थी लगभग 23%, जो रिसेंट ईयर्स में बढ़कर हो गई है 30%।
इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि लोग कैजुअल वर्कर्स की तरफ ही क्यों बढ़ रहे हैं या कैजुअलाइजेशन ज़्यादा क्यों हो रहा है। हो सकता है बाकी सेक्टर में उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना मिले। हो सकता है लोगों के पास उतनी अच्छी एडिक्वेट लिटरेसी ही ना हो सकता है लोगों के पास उतने अच्छे एडिक्वेट स्किल्स ही ना हो जो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड या रेगुलर एम्प्लॉय बनाने में मदद करे। तो इसीलिए धीरे धीरे हो सकता है भारत में कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कैजुअलाइजेशन का। फिर बिल्कुल इसकी तरह एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब इसको समझने के लिए पहले हमें इनफॉर्मलाइजेशन को देखना पड़ेगा कि इनफॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है। तो हम मान लेते हैं कि भारत में एम्प्लॉयमेंट जो है वो दो प्रकार के सेक्टर में हो सकता है। एक को हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर, और एक को हम बोल देते हैं अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल या इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड किसे कहा जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइज सेक्टर हम उसे मानते हैं या तो कोई पब्लिक एंटरप्राइज हो, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, या कोई प्राइवेट एंटरप्राइज हो जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हो। लेकिन अगर मान लो कोई प्राइवेट एंटरप्राइज है जिसमें सिर्फ 8 लोग, 5 लोग, 2 लोग काम कर रहे हैं, ऐसे एंटरप्राइज को हम अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। तो अब जो भी वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है उन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड वर्कर या फॉर्मल वर्कर कह सकते हैं। उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी अच्छे मिलते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से कुछ कानून में सुरक्षा भी अच्छी मिलती है। लेकिन जितने भी वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन्हें तनख्वाह भी शायद कम मिले, उन्हें सरकार से कोई बेनिफिट भी कम मिले, उन्हें सोशल सिक्योरिटी की भी सुविधाएं कम मिले। तो वो सारे वर्कर्स होते हैं एक तरह से इनफॉर्मल सेक्टर वाले। अब मजेदार डेटा जो है वो है आपके लिए वो ये कि भारत में अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वो 7% ही टोटल वर्कफोर्स में हिस्सा रखता है। यानी कि अगर टोटल वर्कफोर्स जो भी है हमारी, जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स ओनली अराउंड 7-8% ही ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। जबकि 90% से भी ज्यादा लोग या वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो बस इसी चीज को नाम दे दिया इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि भारत का वर्कफोर्स जो है या भारत के जो कामकाजी लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काफी ज्यादा हैं। अब है इसके बाद हमारा अगला टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हम जानते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर लोगों के पास काम नहीं है या जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर उनको नौकरियां नहीं मिलती। तो दैट इज सिंपली नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले इसमें छोटा सा पॉइंट ये कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कहाँ से पता चलता है, यानी उसके स्रोत क्या हैं, 3 सोर्सेज क्या हैं। तो एक तो रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरा एनएसएसओ जैसा कि आप सब जानते हैं, और तीसरा डीजीईटी यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो इन 3 स्रोतों से हमें भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पता लगता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी नाना प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें अपनी स्टडी में जो कवर करने हैं मैं वो आपके साथ मेनली डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला होता है डिसगाइज्ड या डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का मतलब है एक तरह से जिसको कहते हैं ना बहरूपिया, यानी कि लगता तो शक्ल से देख के ऐसा है कि पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी रोटी बनानी है। अब रोटी बनाने के लिए 6 लोग 7 लोग मिलकर काम करना शुरू कर दें कि जी 7 लोग काम कर रहे हैं वो रोटियां बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि एक रोटी बनाने के लिए 7 लोग लगे हुए हैं, जबकि वो एक रोटी बनाना एक ही आदमी का काम है। तो डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब किसी भी पर्टिकुलर टास्क में मोर देन रिक्वायर्ड लोग काम कर रहे हैं, तो दैट इज हिडन या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा दूसरा जो भारत में एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। किसी पर्टिकुलर सीजन में जब क्रॉप या फसल का समय होता है तब तो काम है, लेकिन रिमेनिंग सीजन में या ऑफ सीजन में काम नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा प्रचलित है। और तीसरा हो सकता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेसिकली सेम अनएम्प्लॉयमेंट की ही परिभाषा रखता है, यानी जिसमें लोग काम तो करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर उनको काम मिलता नहीं है। तो इसको सिचुएशन को हम कह देते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं कि सर भारत में बेरोजगारी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले नंबर 1 कॉज, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी रफ्तार धीमी है। अब जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी होगी या उसकी रफ्तार स्लो होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटियां कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी ही ग्रो कर रही है धीरे धीरे। तो ऐसे में ज़्यादा नौकरियां हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस कि स्लो रेट है हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ का। दूसरा मूल कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो अगर नौकरियां थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएं, उससे ज़्यादा तेजी से हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो डिमांड सप्लाई मैच ही नहीं हो पाती कभी भी। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या हमेशा से चलती आ रही है। तीसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो एक कारण है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर भी हमारा उतना अच्छा नहीं है या उतनी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है कि जो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व भी हों तो सबके पास कोई सब्सटेंशियल काम हो, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक वन ऑफ द मेन कारण है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट होने का। इसके अलावा चौथा बहुत ही जेनरिक पॉइंट है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, यानी कि भारत में अच्छी एजुकेशन की, टेक्निकल या वोकेशनल स्टडीज़ की कमी है। हमें यहाँ पर स्किल्स नहीं डेवलप करवाई जाती। शायद हमारी एजुकेशन सिस्टम इस तरह की है कि किताबों से रटना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है भारत में बेरोजगारी होने का, फिर बाद में हमें काम नहीं मिलता। पांचवा कारण है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जहां पर हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटियां होती हैं, उसका ग्रोथ भी बहुत धीमा है। तो जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ही धीमे धीमे ग्रो करेगा तो नौकरियां भी ज़्यादा कहाँ से आएंगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का। इसके अलावा कुछ दो जेनरिक पॉइंट्स हैं। सिक्स्थ, डिक्लाइन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जैसा आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स के समय से ही धीरे धीरे एसएसआईज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का पतन होना शुरू हो गया, वो कम होना शुरू हो गए। तो इस वजह से भी जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जिन लोगों के पास पहले काम था वो भी अब धीरे धीरे चला गया। तो ये भी बेरोजगारी का एक कारण हो सकता है। बाकी सेवन्थ है फॉल्टी प्लानिंग, यानी कि सरकार जो है, जो प्लानिंग करती भी है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहती भी है, तो उनकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती। उसमें भी कुछ ना कुछ खोट होते हैं, कई बार करप्शन हो जाता है, कई बार कुछ दिक्कत हो जाती है। तो ये भी एक तरह से कारण हो सकता है हमारे देश में बेरोजगारी का। तो कुल मिलाकर ये सारे कारण होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अब आते हैं इसके बाद कि सर रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि हमारे देश में बेरोजगारी के कारण क्या हैं, लेकिन अब इसको सुधारा कैसे जा सकता है, इसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं, बहुत ही कॉमन सेंस वाली रेमेडीज हैं। जितने भी हमने कारण पढ़े, अगर हम उन्हीं को उल्टा कर दें, उन्हीं को थोड़ा ठीक करने का सोचें, तो हमारी रेमेडियल मेजर्स बन जाते हैं। जैसे पहला है एक्सेलरेट द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। अपने जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा ग्रोथ रेट और तेज हो। ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रो करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटियां भी डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। दूसरा हमने पढ़ा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो रेमेडियल मेजर क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से ना बढ़े। तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने क्या कारण पढ़ा था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी अंडर डेवलप्ड है। तो हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और बेहतर बनाना चाहिए, उसमें और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने चाहिए, ताकि जो लोग एटलीस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको और बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटियां मिल सके। चौथा एनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसा हम देख रहे थे कि हमारी एसएसआईज धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो हमें इन्हें और एनकरेज करना चाहिए ताकि जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और जो लोग एसएसआईज पर निर्भर करते हैं, उन्हें तो कम से कम अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटियां मिल जाएं। पांचवा इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, उतनी नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। इसके अलावा स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, सरकार को भी कुछ कुछ और नए नए प्रोग्राम्स निकालने चाहिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और लास्ट रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। जैसा हमने देखा कि हमारे देश के अंदर एजुकेशन या ट्रेनिंग की कमी है, तो हमें उसको भी और बेहतर बनाना चाहिए, उसमें भी सरकार को कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, सो दैट जो लोग पढ़ें उनको फिर बाद में अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटियां मिले। तो ये हमारे हैं कुछ रिमेडियल मेजर्स जो हमारे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों इस चैप्टर में हमें जितनी भी बातें रिवाइज करनी थी वो ये थी जो मैंने आपके साथ सारी क्रिस्प मैनर में फॉलो करी। तो आप चाहें तो इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं जो भी आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो 2 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं।
बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने पूरा अच्छे से ये रिवाइज़ कर लिया कि नहीं। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।